हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो सेकंड टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो आपको निबंध में भी आएगा। इसके अलावा आपका जो GS3 का सेक्शन है या फिर आप डिसास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी जब प्रश्नों को डील करेंगे तो उसमें आप भारत के जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो प्रतिबद्धता है, इसके अलावा जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे जो कई सारे बड़े प्रयास हो रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी कई सारे नए नवाचार और सॉल्यूशन आ चुके हैं, तो ये सारे पूछे जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो टेक्नोलॉजी है, खास तौर पे AI, ब्लॉकचेन, इन सब का क्या इस्तेमाल है जलवायु परिवर्तन को काउंटर करने के लिए, या फिर आपका जो कार्बन क्रेडिट है उसके संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। तो मित्रों, ये सारे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें मर्ज करके हमने यहाँ पर एक वीडियो में आपको कोशिश की है कि सीधी बात करते हैं, सीधा आपको डेटा देते हैं, क्योंकि ये डेटा सीधे आपको अपने प्रश्नों में इस्तेमाल करना है। तो आइए बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर। थोड़ा सा इसको ब्रीफली आप देख लीजिए कि क्या है। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन में जो प्रमुख कारण है ये आपने सारे बहुत बार पढ़े होंगे, सुने होंगे। सीधे सीधे इसको हम लोग बाईपास करते हैं तेजी से। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कोयला तेल गैस का जलना, वनों की कटाई, पेड़ों की कमी से CO2 जो आपका अवशोषण है वो घट रहा है, मतलब कार्बन सिंक आपका सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है। औद्योगिकरण, जैसे कि फैक्ट्रियां, निर्माण, प्लास्टिक उत्पादन से प्रदूषण बढ़ रहे हैं। अत्यधिक ऊर्जा की खपत है, जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन बढ़ रहे हैं। जबकि हमने पंच अमृत की जो कॉन्सेप्ट ग्लासगो में ली थी COP26 में, उसमें हमने पंच अमृत में ये रखा है कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल जो है उसे, मतलब जो आपका नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी है उसे बढ़ाएंगे, फॉसिल फ्यूल को मतलब कि बाईपास करेंगे। तो देखिए, आगे आपको सारी चीज़ें मैं नवाचार बताऊंगा। तो विनाशकारी प्रभाव क्या है? पहला तो सबसे बड़ा जो ग्लोबल वार्मिंग है, कई बार एक सेपरेट टॉपिक के तौर पे भी आपसे पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, तो उसके सॉल्यूशन भी ये जो नेशनल इंटरनेशनल में आपको बताऊंगा यही सब रहेंगे। पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, कई सारे आइलैंड और टापू वाले जो छोटे देश हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। चरम मौसम की घटनाएं हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा, जंगल की आग, चक्रवात। जंगल की आग को आप हिल स्टेशन वगैरह में देख सकते हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र में। सूखा आप मतलब कि बिहार के संदर्भ में देख सकते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं दक्षिणी बिहार के। बाकी बाढ़ आप उसके उत्तरी हिस्से में देख सकते हैं, कोसी, जो कि वहाँ का दुर्भाग्य कहा जाता है उसे। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना, जैसे कि जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा को खतरा, ये सारी चीज़ें हैं। समाधान क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि सौर, पवन, जल विद्युत। छोटी जल विद्युत जो आपकी परियोजना है वो आपकी पर्यावरण अनुकूल मानी जाती है। वन संरक्षण में आपका अधिक वृक्षारोपण करना, फॉरेस्टेशन वगैरह को बढ़ाना, जंगल बचाना। हरित परिवहन में, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फेम प्रोजेक्ट आपको पता होगा भारत का, इन सब पे हम आगे जाके बात करेंगे। मैं तेजी से बस बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जलवायु परिवर्तन जो है इसके सिंपल कारण या प्रभाव या फिर इसके समाधान क्या है। रिसाइकलिंग, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उपयोग, जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमने शुरू किए हैं, जैसे कि जीवन योजना है आपकी, ठीक है, वेस्टेज टू वेल्थ बनाने की उसमें कोशिश की जा रही है। वैश्विक नीतियाँ हैं, और अभी अमेरिका में भी कई सारी तकनीक आ गई हैं, जो आपका औद्योगिक अपशिष्ट होता है उसकी जो हीट होती है उससे भी आपकी एनर्जी जनरेट की जा रही है। या फिर आपने ये भी सुना होगा कि कई जगह कार्बन, मतलब आपके कार्बन सिंक के तौर पे बढ़ाने के लिए, जो कार्बन की एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ाने के लिए आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह समुद्री जल में भी मिलाया जा रहा, ताकि वो एल्काइन ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे कई सारे नवाचारों पे हम आगे जाके बात करेंगे। तो आइए मेन विषय पे आते हैं, जहाँ पर आपके कंटेंट की शुरुआत होगी, और सीधे सीधे हम तेजी से इसे आपको कवर करवाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ गया यहाँ पर कि भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। इसके साथ ही भारत नवीकरणीय ऊर्जा, हरित नीतियाँ, जलवायु अनुकूलन योजनाओं में अग्रणी है। कैसे है? तो हमने सबसे पहले बात की है कि भारत कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं, ऐसे कौन से इंटरनेशनल कमिटमेंट है जिसे पूरा करता है। सबसे पहला पेरिस समझौता, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जलवायु संकट, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग पे बात करेंगे तो आपने पेरिस समझौते में आपका 2070 तक जो नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, जो कि हमारे ग्लासगो में जो हमने पंच अमृत 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्सेप्ट रखी थी, उसका भी ये पार्ट है आपका। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हमने प्राप्त करना है। 2030 तक लक्ष्य है गैर जीवाश्म, मतलब कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से 50% बिजली उत्पादन करना, ये भी पंच अमृत का पार्ट है। और 2005 की तुलना में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 45% की कटौती करना। ये तीनों आपके जो हमने अभी बताए, जो पेरिस समझौते में आपकी बड़ी घोषणाएं थी, ये तीनों पंच अमृत का विभाग है। इसके अलावा 2 भाग और उसमें जोड़े गए थे। एक आपका था कि 1 बिलियन टन तक का जो है कार्बन एमिशन कम करना था, और उसके साथ ही जो अगला उसका जो लक्ष्य रखा गया था
500 जो गीगावाट आपकी एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से मतलब तैयार की जाएगी। तो ये लक्ष्य रखे गए थे टोटल पंचामृत में पांचों। लास्ट में मैंने इसको भी दे रखा है ब्रीफ में, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरिस समझौता, ये तीनों चीजें रट लीजिए, आपको रट के इसे लिखना है, क्योंकि निबंध में अगर आप जलवायु खास तौर पे आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और आप उसमें पेरिस समझौते के ये तीन चीजें नहीं देते तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी है, ये साफ तौर पे एग्जामिनर को दिखेगा। इसके बाद देखिए टर्मिनोलॉजी के तौर पे ये तीन शब्द याद रखिए। COP26 में आपका पंचामृत आया था जिसमें 5 पार्ट थे आपके, ठीक है। लाइफ था जिसमें टिकाऊ जीवन शैली की बात की गई थी, और आपका कोल फेस डाउन रणनीति, कोयला उपयोग को धीरे धीरे कम करना, ये तीन शब्द याद रखिए। अक्षय ऊर्जा और हरित पहल, रेन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इनिशिएटिव के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि 2015 में भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल के तौर पे आया। इसमें 110 प्लस देशों ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है। इसका आपको पता ही है सेंटर कहाँ पे, कमेंट्स में मुझे बताइए कि इसका इंटरनेशनल का सेंटर कहाँ पे है आपके जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका सेंटर कहाँ पे है। 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया, ये पॉइंट याद रखिए। और आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस की संयुक्त इनिशिएटिव 2015 और 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य। नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या है, तो भारत ने 2023 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है, और भारत में देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में बड़े बड़े सौर और पवन ऊर्जा के पार्क लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन में मिशन की बात करूं तो जनवरी 2023 में ये आपका लाया गया। इसमें क्या है तो 5 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक मतलब कि ग्रीन फ्यूल जो है आपका बिल्डअप करना है हाइड्रोजन को। तो ये हरित हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है, और भारत 2030 तक हाइड्रोजन का निर्यातक बनना चाह रहा है। अपशिष्ट से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो आपको याद होगा जो इससे पहले भी हमारा जो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव और मिशन से स्टार्ट किए गए थे, जिसमें आपका गैसिफिकेशन प्लांट है, बायोगैस है, बायोमास प्लांट्स हैं। अपशिष्ट से ऊर्जा, इस पहल को आप याद रखिए। एथेनॉल की जो आपकी ब्लेंडिंग है ये इंपॉर्टेंट है। E20 नीति को याद रखिए, पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाया जाएगा। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि जो आपकी जहरीली शराब होती है वो आखिर बेसिकली कौन सा मटेरियल होता है, ये आपने कमेंट्स में बताना है। वनीकरण और पारिस्थितिक संरक्षण, अफोरेस्टेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेके राष्ट्रीय अनुकूलन कोष है, जिसके 8 आपको मिशन भी याद होंगे। नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर द क्लाइमेट चेंज, NEPCC है आपका, जिसमें टोटल आपके 8 मिशन रखे गए हैं, और ये आपका फंड भी बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। कृषि, जल संसाधन और जैव विविधता संरक्षण, और इसके अलावा आपने कमेंट्स में बताना है कि जो आपका NEPCC है उसके 8 मिशन कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके PT प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको एक 7 या 8 मार्कर प्रश्न में पूछा जा सकता है। मिशन लाइफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया, व्यक्तिगत आपके सामुदायिक स्तर पर जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य रखा गया है। जैसे हमने अभी बात की हरित भारत मिशन की, 5 मिलियन आपके, हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की थी, ये हरित भारत मिशन है जिसमें 5 मिलियन हेक्टेयर तक आपका जो आपके वन क्षेत्र उसे बढ़ाया जाएगा। जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र और जल संसाधनों की रक्षा का लक्ष्य इसमें रखा गया है। परिवहन और शहरी सतत विकास की बात की जाए तो आप ये योजना जरूर याद रखिए, फेम योजना, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसका क्या लक्ष्य है, 2030 तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार को 30% तक बढ़ाना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, बुनियादी ढांचा वगैरह पे काम किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन में भी आपके जलवायु अनुकूलन बुनियादी ढांचे की बात की गई है, और ऊर्जा कुशल बिल्डिंग्स बनाना, जिसमें कि जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, या फिर कई सारे ऐसे आपके नए रिजाइम्स बनाए गए हैं कि नई बिल्डिंग्स के किस तरह से नए बिल्डिंग के मेकिंग कोड बनाए गए हैं कि कैसे बिल्डिंग्स बनेंगी जो ज़्यादा आपकी जलवायु अनुकूलन होगी। ग्रीन बिल्डिंग्स, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। भारत का रेल विद्युतीकरण मिशन, भारतीय रेल को भी 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। 2023 तक हमने 85% रेलवे विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। कार्बन क्रेडिट की बात की जाए तो देखिए, कार्बन क्रेडिट वाली कॉन्सेप्ट को लास्ट में हम यहाँ पे समझाएंगे। तो भारत का कार्बन ट्रेडिंग मार्केट क्या है,
तो 2023 में भारत ने अनिवार्य कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम लागू किया था 2023 में। याद रखिए, एक पीटी के क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि भारत में अनिवार्य कार्बन क्रेडिट आपका ट्रेडिंग सिस्टम कब लागू किया गया, 2023 में। उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन कम करने, क्रेडिट बेचने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जलवायु वित्त पोषण और हरित निवेश आपका जो है इसमें याद रखिए, G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने जलवायु वित्त पोषण को प्राथमिकता दी और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश की बात की। निष्कर्ष के तौर पे ये जो भारत के हमने यहाँ पर बताया आपको, अगर सिर्फ भारत का पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट्स आपको रटने हैं। इसमें देखिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7 पॉइंट तो रट लीजिए। एक तो भारत का कार्बन ट्रेडिंग जो आपका अनिवार्य कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था। आप इधर फेम योजना को याद रखिए। सेकंड, थर्ड आपको याद रखना है मिशन लाइफ। फोर्थ आप याद रखिए हरित भारत मिशन, 5 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र। छठे के तौर पे याद रखिए नेफसीसी और नेफसीसी। इसके अलावा आप याद रखिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। आप लोग याद रखिए जो पंच अमृत के 5 पार्ट हैं, इतना अगर आपको याद है। और उसके अलावा लाइफ कोल फेस डाउन रणनीति, ये आपको अगर इतना याद है तो मान के चलिए कि आप अपना प्रश्न सबसे उम्दा लिखेंगे। ये 10 से 12 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और मैंने इन्हें हाईलाइटेड किया हुआ है, तो आपने इन्हें पक्का याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से ऐसे प्रयास हैं आपके जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की पहले हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात की, पेरिस समझौता, ठीक है, इसमें तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पॉइंट कॉम्प्रहेंसिव वे में आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। COP28 दुबई में क्या था, तो पहली बार फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन की बात की गई। जैसे कि हमारा भी 2030 तक क्या लक्ष्य है कि हम 500 गीगावाट प्राप्त करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से। तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन पर वैश्विक सहमति बनी, जिससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने का प्रयास जो है रखा गया है आपके COP28 में। संयुक्त राष्ट्र का नेट जीरो गठबंधन जो है आपका UN नेट जीरो कोलिशन, आपको याद रखना है, जो 2050 तक की बात करता है नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की। इसके बाद देखिए G20, इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें आई थी जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए G20 का जलवायु वित्त पोषण, तो उन्नत देशों में आपके $100 बिलियन वार्षिक जलवायु फंड का वादा किया गया है G20 में। तो G20 में क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई है। ये पॉइंट बहुत मजबूत है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूरोपीय संघ का ग्रीन डील आपको याद रखना है। 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए यहाँ पर भी आपका 1 ट्रिलियन यूरो का निवेश की बात की गई है। तो ये बहुत बड़ी डीलें हैं वैश्विक स्तर पे। ग्रीन डील हो गया, यूरोपीय संघ का ग्रीन डील, और यहाँ पे आपका G20 का जलवायु वित्त पोषण। इसके अलावा अमेरिका का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, जिसमें $370 बिलियन का प्रावधान जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए रखा गया है। अमेरिका का सबसे बड़ा जलवायु निवेश है, ठीक है। तो आपने ये 3 चीजें इंटरनेशनल लेवल पे ये भी याद रखनी है कि भाई ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है इस चीज को काउंटर करने के लिए। तो G20 का जलवायु वित्त पोषण, यूरोपीय संघ का ग्रीन डील, और आपके अमेरिका का जो है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार के लिए क्या है, तो मिशन इनोवेशन है, जिसमें 23 देशों ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बिल्डअप करने के लिए मिशन इनोवेशन आपके किसका है, यूरोपियन यूनियन का है। नवीकरणीय ऊर्जा को 100%, मतलब रेन्यूएबल एनर्जी 100, ये क्या है, तो 400 प्लस कंपनियों ने केवल नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने का संकल्प लिया है। तो RE100 भी आपका एक कॉन्सेप्ट है, और हमारे भारत और पेरिस की संयुक्त इनिशिएटिव से जो आपका बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जलवायु अनुकूलन और लचीलापन, तो क्लाइमेट एडॉप्शन और आपकी रिजिलियंस के लिए क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपका लॉस एंड डैमेज फंड आ गया, जिसमें आपका COP27 में इसको रखा गया था। याद रखिए, इसको COP27 के साथ आप कंठस्थ कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है मित्रों, तो यहाँ पर आपका जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देशों की मदद के लिए ये फंड बनाया गया था COP27 में, लॉस एंड डैमेज फंड। अफ्रीका का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। यह परियोजना सहारा रेगिस्तान को रोकने, स्थानीय समुदाय के लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए है। तो अफ्रीका का ग्रीन प्रोजेक्ट आपको याद रखना है। अफ्रीका का जो आपका ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, तो महासागर मैंग्रोव वनों को बचाने के लिए ब्लू कार्बन क्रेडिट मॉडल अपनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पुरस्कार अनुबंध क्या है, तो देखिए कुछ इंटरनेशनल लेवल पे आपके प्राइज भी हैं, जैसे अर्थ शोट पुरस्कार है। सबसे प्रभावित जलवायु समाधानों के लिए आपके 1 मिलियन यूरो का पुरस्कार दिया जाता है।
ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है जिसमें 2030 तक 30% भूमि और समुद्र को संरक्षण में लाने की बात की गई है, और ये COP15 की बात है 2022 की। और कार्बन मार्केट मैकेनिज्म जो है आपकी खास तौर पे, तो कार्बन मार्केट मैकेनिज्म देशों को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के जरिए उत्सर्जन कम करने का अवसर देगी। तो ये आपके जो मित्रों इंटरनेशनल वाले ये हमने आपको अभी बताए हैं, इन्हें आप एग्जैक्ट याद रखिए, रट लीजिए। खास तौर पे देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे आपको नहीं बताए। देखिए संयुक्त राष्ट्र की पहल के तौर पे आपको क्या याद रखना है, तो आपको पेरिस समझौता और आपको फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन COP28 और आपका UN नेट जीरो कोलिशन 2050, ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर ये तीनों पॉइंट रट लेने हैं। इसके अलावा G20 का आपको जलवायु वित्त पोषण, यूरोपीय संघ का ग्रीन डील और अमेरिका का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। ये 6 पॉइंट कोई नहीं डालेगा, अगर आप सही से नहीं रटेंगे, कंटेंट नहीं बनाएंगे तो कोई नहीं डाल पाएगा। बस वही बार बार नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है, पेरिस समझौते में ऐसा कुछ है, सोलर एनर्जी वगैरह है, यही सब 2-4 पॉइंट डाले जाएंगे। जब आप एग्जैक्ट ऐसे उठा के 6-6, 7-7 पॉइंट्स, वो भी सेक्शन वाइज आप कम से कम 12 से 15 पॉइंट्स दिखाते हैं। अब मान लीजिए जिस विद्यार्थी को इस तरह से प्रश्न आ गया बीपीएससी में 38 मार्कर में या 8 मार्कर में, उसके तो मतलब आप एक तरह से क्या है, बुलेट पॉइंट्स ही 15 डाल देंगे, एग्जामिनर आपको मतलब कि 7 में से उठा के 5 नंबर दे देगा, इतना डेटा है। तो मित्रों थोड़ा सा आपको डेटा पे काम करना पड़ेगा, और ये जो सारे मैंने अभी आपको कोर पॉइंट्स बताए इनको आप कंठस्थ कर लीजिए। थोड़ा सा कार्बन क्रेडिट पे बात करते हैं, ये बीच में टर्म्स आए थे जैसे ग्रीन वॉशिंग क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, तो इस पे बात करते हैं। देखिए कार्बन क्रेडिट क्या है, ये एक वित्तीय साधन है जो कंपनियों या देशों को उनके कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए मदद करता है। जैसे हमने बना दिया कि 1 कार्बन क्रेडिट बराबर 1 टन CO2 उत्सर्जन में कमी, कि अगर कोई 1 टन CO2 उत्सर्जन में कमी करेगा तो उसको 1 कार्बन क्रेडिट यूनिट मिल जाएगी। तो यदि कोई कंपनी कम उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन कम करती है तो अतिरिक्त क्रेडिट वो बेच सकती है, और अगर उसने ज़्यादा कर दिया तो उसको खरीदना पड़ेगा। तो कार्बन क्रेडिट कैसे काम करता है, तो देखिए जो सरकारें हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि आपका UNFCCC है, उसके अलावा जो आपका UNO है, ये सब मिलके क्या करते हैं, तो ये एमिशन कैप लगाते हैं कि सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक एमिशन कैप लगा देते हैं कि उत्सर्जन की ये सीमा है। तो उससे ऊपर जो भी काम करेगा उसको कार्बन क्रेडिट या तो खरीदना पड़ेगा या फिर आपका बेचना पड़ेगा, अगर उसके पास मतलब कि चीज़ें मार्जिन में हैं। तो कंपनियों को निर्धारित सीमा में रहना होता है, और अगर उन्हें कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं, और अगर मान लीजिए ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने वाली ऐसी कंपनियां जो अतिरिक्त क्रेडिट बेचकर भी मुनाफा कमा सकती है, जो कि पहले से ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, तो कार्बन ट्रेडिंग मार्केट में कंपनियां क्रेडिट खरीदती और बेचती हैं। तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन से हैं, तो सबसे बड़े मेजर कार्बन क्रेडिट मार्केट, पहला यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा ये कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम है। दूसरा अमेरिका का रीजनल ग्रीन हाउस गैस इनिशिएटिव है। तीसरा चाइना का नेशनल कार्बन मार्केट है जो 2021 में शुरू हुआ था। भारत और अन्य देशों में भी स्वैच्छिक कार्बन बाजार, वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स को बनाया गया है। इसका बेनिफिट क्या है, तो प्रदूषण को कम करता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देता है, कंपनियों के लिए सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्यों को तय करता है, विकासशील देशों को हरित परियोजनाओं से आर्थिक लाभ प्रदान करता है। आलोचना क्यों होती है, आलोचना का सबसे पहले देखिए शब्द आ गया ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या है कि कई सारे भ्रामक प्रचार वगैरह करके भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जबकि वो उस तरीके से पर्यावरण को सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीन वॉशिंग क्या है, तो देखिए ग्रीन वॉशिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनियां या संगठन झूठे या भ्रामक दावे करके खुद को पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भ्रामक विज्ञापन करना, नकली इको फ्रेंडली पैकेजिंग हो गई, या फिर पर्यावरणीय प्रभाव को छुपाना। इसके प्रकार बता देते हैं। फास्ट फैशन जो ब्रांड होती हैं जैसे सस्टेनेबल कलेक्शन लॉन्च करते हैं, लेकिन उनकी उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तेल और गैस कंपनियों की बात की जाए तो छोटे छोटे सोलर या विंड प्रोजेक्ट का प्रचार करती हैं और असल में बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का उत्पादन कर रही हैं। प्लास्टिक की बोतल कंपनियां 100% आपके रिसाइकल मतलब होने की बात करती हैं, और वास्तव में प्लास्टिक कचरे का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाता है। तो ये है ग्रीन वॉशिंग, और कार्बन क्रेडिट को आप समझ गए होंगे। और इंटरनेशनल जो प्रयास हैं और भारत के जो प्रयास हैं, टोटल यहाँ पे मैं मानता हूँ कि भारत के लगभग 10 से 12 पॉइंट और इंटरनेशनल के लगभग आपके 12 से 14 पॉइंट। ये 25 पॉइंट आपको रट लेने हैं। इसको कंठस्थ करने पे, रटने पे आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी जलवायु संकट पे सॉल्यूशन क्या देना है। और हाँ मित्रों, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आपका
हमने यहाँ पे बात की थी पंचामृत की। तो देखिए पंचामृत के जो पांचों लक्ष्य आप इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पे था कि नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी है 500 गीगावाट एनर्जी हमने यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डअप करनी है। दूसरा ये था कि रेन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स हैं उससे हम अपने टोटल विद्युत जो आपकी जनरेशन है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसका 50% पूरा करेंगे। तीसरे में हमने ये रखा था कि कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। और उसके बाद हमने कहा था कि 2005 के लेवल पे 45% हम जो है कार्बन इंटेंसिटी को कम करेंगे और नेट जीरो का लक्ष्य 2070 रखा गया है। तो देखिए आप इसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पंचामृत को याद रख सकते हैं। जैसे एक हमने यहाँ पर ले लिया 45, क्योंकि हमने 45% क्या है एमिशन कम करने की बात की है 2005 के लेवल पे। हमने एनर्जी रिक्वायरमेंट का 50% प्राप्त करने की बात की है। हमने यहाँ पे आपका 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बिल्डअप करने की बात की है। 2070 तक हमने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और 1 बिलियन की हमने बात की है कि 1 बिलियन टन हम कार्बन एमिशन जो है आपका वो कार्बन सिंक बिल्डअप करेंगे। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 45, 50, 500, 2070, 1 बिलियन। ये आपको याद रहेगा कि पंचामृत में कौन से टर्म्स हैं आपको याद रखने हैं। 45% 2005 के लेवल पे हमें कम करना है, 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट हमें बिल्डअप करनी है, 500 नॉन फॉसिल फ्यूल से हमें बिल्डअप करना है, 2070 तक नेट जीरो रखा है और 1 बिलियन टन हमें कार्बन सिंक बिल्डअप करना है। तो ये इसी क्रम में आप लिख लीजिए, 45 है, 50 है, 500 है, ठीक है, 2070 है और 1 बिलियन है। हमने एक तरह से डिजिट का क्रम लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरह से आपको याद रहेगा। अच्छा, ये 5 आपके पंचामृत हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी न्यू कई सारी इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, सॉल्यूशन है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। कई सारे इनोवेटिव क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन आ गए हैं 2024 में। इसमें आप कुछ कुछ याद रखिए, बस 1 से 2 एग्जाम्पल याद रख लीजिए। जैसे पहले में कार्बन कैप्चर की बात की गई, मैंने आपको कई सारे उदाहरण दिए पर आप 2 याद रखिए। पहला तो अमेरिका की कंपनी है ईऑन। इसने क्या किया है, ओलिविन खनिज का उपयोग करके CO2 अवशोषण तकनीक विकसित की है। दूसरा क्या है कि समुद्र में मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिला के, मतलब कि ज़्यादा ओशियन को एल्काइन बनाया जाएगा जिससे कि कार्बन अवशोषण बढ़ सके। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखिए कार्बन कैप्चर के लिए। इसके अलावा टिकाऊ निर्माण सामग्री के तौर पे क्या है, तो जो MIT है, ठीक है, आपका मैसाचुसेट्स जो आपका इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का, इसने ऊर्जा संग्रहित करने के लिए कंक्रीट बिल्डअप की है। MIT ने एनर्जी स्टोरिंग कंक्रीट को बिल्डअप किया है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मित्रों क्लाइमेट टेक स्टार्टअप के लिए याद रखिए 63 मिलियन यूरो का फंड जो है जलवायु समाधान वाली यूके टेक जो कंपनी है एल्बो बीच, ये बिल्डअप कर रही है, ठीक है। इसके अलावा बाकी देखिए ये इतना बहुत है आपके लिए। ये 4 एग्जांपल आप इनोवेटिव क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन 2024 के अकॉर्डिंग कि नए कौन से इनोवेटिव क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन है, आप उसमें ये 3 से 4 याद रख लीजिए। बाकी ये पूरा जो PDF है मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें इतना डेटा है कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, सफिशिएंट है। इतने से आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। बहुत अच्छी चमचमाती PPT फाइल तो हमसे नहीं बनी, लेकिन कोशिश की है कि सारा डेटा आपको एक जगह दे दें और ये PDF भी आपको शाम तक प्रोवाइड कर देंगे। आप बिना स्किप किए इस वीडियो को 2 बार सुन लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपको एक निबंध इससे मिलना बिल्कुल पक्का है। और GS3 हो, UPPCS का, चाहे आपका यहाँ पर GS2 के संदर्भ में आपको प्रश्न आए, बहुत सारी चीज़ों में आप इस तरह का कॉमन डेटा डाल सकते हैं। लगभग शाम को 6:30 से 7 बजे के आसपास मैं आपको की टर्म्स पे बताऊंगा कि ऐसे कौन से 50 से 60 की टर्म्स है जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं और आप प्रश्नों में बहुत अच्छे अंक उठा सकते हैं। तो मित्रों, पैरासोल GS को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और बाकी UPPCS 71 BPSC पे हमने कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, आप उसकी सारी डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं।